Next, an iron porphyrin, which is called as a heme group, is attached to each chain, and all 4 chains are bound together. Again, this is a very, very important point. So please note down. An iron porphyrin heme group is attached to each chain. मतलब अल्फा चेन में भी और बीटा चेन में भी, दोनों भी चेन के अंदर iron porphyrin group attached है. So each hemoglobin carries one oxygen molecule, thus oxygen forms the oxyhemoglobin. Similarly, CO2 interacts with the amino acid residual of globin chain to form carbaminohemoglobin. That also we have seen in the respiration lesson. After hemolysis, hemolysis का मतलब क्या होता है? hemolysis, जहां पे भी बायो में वर्ड लाइसिस रहेगा उसका मतलब होता है ब्रेकडाउन. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. सो हेमोलाइसिस जब होता है, जब उसका डिसोसिएशन होता है, वी हैव लर्न ना ऑक्सीहेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, तो कैसे होता है? तो हेमोग्लोबिन इज ब्रेक डाउन, तो इट्स ग्लोबिन पार्ट इज ब्रोकन टू रिसाइकल द अमाइनो एसिड, एंड जो उसका आयन है इट इज स्टोर्ड एज फेरिटिन इन द लिवर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मार्क इट दिस एज अ स्टार मार्क. तो जब हेमोग्लोबिन अलग होता है, हेमोलाइसिस होता है, यस लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें का जो ग्लोबिन पार्ट है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है. ग्लोबिन एक प्रोटीन है तो वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है अमाइनो एसिड बनने के लिए. जबकि जो आयरन पार्ट है उसमें का, वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है हमारे लिवर में इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन. और जो पोर्फायरिन ग्रुप है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्रीन पिगमेंट दैट इज बिलीवर्डिन. यू हैव लर्न ना, बाइल पिगमेंट होता है. बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. तो आज आपको उसका आंसर मिलेगा कि लिवर में जो बाइल पिगमेंट है, वी हैव, you must have heard in your 11th standard that कि bilirubin and biliverdin are been formed by the breakdown of hemoglobin. तो कैसे होता है? For that answer this paragraph is giving the reason. So again I am repeating over here, प्लीज सी टू इट. जब भी हेमोलाइसिस होता है, जब भी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तो 3 चीजें हैं उसके अंदर. एक तो है ग्लोबिन, फिर है हमारा आयन, और फिर है पोर्फायरिन. तो ये जो ग्लोबिन है वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा, अमाइनो एसिड रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा. आयन जो है वो फेरेटिन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगा, और ये जो पोर्फायरिन है ना, वो पिगमेंट में बदल जाएगा. कौन सा पिगमेंट? बिलीरुबिन, which is green pigment, and reddish orange pigment called as a bilirubin, biliverdin and bilirubin. So these pigments get added to the bile and finally get removed outside the body through the feces. Feces का मतलब समझता है ना बेटा? The waste product through anus is called as a feces. Is that very clear to all of you this paragraph? तो इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था पॉइंट जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको अभी तक नहीं पढ़ा? तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 2 लाइंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक इरिथ्रोसाइट के अंदर 270 मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन है. ठीक है. फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा आपने कि उसमें प्रोटीन आयन का कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. इट हैज 4 पॉलीपेप्टाइड्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. हर एक अल्फा एंड बीटा चेन के अंदर आयन पोर्फायरिन का ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है. देन we have learned oxygen with heme gives oxyhemoglobin, CO2 with heme gives carbaminohemoglobin. that you have learned. ये बीच वाला पैराग्राफ आपने पढ़ा है. फिर जो एक्स्ट्रा अभी मैंने आपको बताया दैट इज हेमोलाइसिस. जब हेमोलाइसिस होता है तो 3 चीजें हैं उसके अंदर. एक तो है ग्लोब्यूलिन, फिर है आयरन, और फिर है पोर्फायरिन. तो ग्लोब्यूलिन अमाइनो एसिड के फॉर्म में रिसाइकलिंग के लिए चला गया. आयन जो है वो स्टोर हो गया फेरिटिन के फॉर्म में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन. iron is been stored in the form of ferritin in our liver. और जो पोर्फायरिन है वही पिगमेंट में बदल जाता है. बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन नाम के पिगमेंट में बदल जाता है, विच इज गिविंग पिगमेंट टू द बाइल जूस. बाइल जूस को जो पिगमेंट देता है, और ये दोनों पिगमेंट जो है वो फीसिस के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay.
So all of you have noted that point. Next, which is important in your textbook is about this hematocrit. Please note down hematocrit. Hematocrit is the ratio of volume of RBC to the total volume of blood. Please do underline hematocrit also. अंडरलाइन मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, या फिर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है. उसके साइटोप्लाज्म में हेमोग्लोबिन होता है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. और क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन लेसन में पढ़ा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है. सो दिस पार्ट यू हैव ऑलरेडी सीन. Next, again important from the textbook is, we have already seen increase in number is called as polycythemia, decrease in number is called as erythrocytopenia. But underline this particular paragraph. All of you please underline this particular paragraph. The hormone called as erythropoietin. 11th standard में आपने देखा है कि kidney also produces a hormone. ठीक है. So what is the name of the hormone produced by the kidney? There are two hormones, erythropoietin and calcitriol. तो जो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन है वही स्टिम्युलेट करता है बोन मैरो को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. नाम से ही पता चल रहा है, इरिथ्रो मतलब कि ब्लड सेल्स, पोएटिन, पोएटिन मतलब पोएसिस मतलब फॉर्मेशन. तो ये जो किडनी से जो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकल रहा है वही हमारे बोन सेल्स को स्टिम्युलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. So you can see that how kidney is also correlated with it. Next point which is important from the textbook is for MCQ. All these things I'm telling you for the MCQs or 1 mark. See the paragraph over here. RBCs are produced from hemocytoblast या फिर उसको हम बोलेंगे reticulocytes. Please underline. Then this part we have already seen कि adult में किधर बनता है, fetus में किधर बनता है. Next, vitamin B12 and folic acid and heme protein are required for the production of RBC. Please note down this paragraph or this point also. Again can be asked for MCQ. Note it down all of you. Vitamin B12, folic acid and the heme. WBC का काउंट कब ज्यादा कम रहेगा, जिसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं. व्हेन इट इज वेरी लेस, जब भी कभी किसी को ये सारी बीमारी हुई रहती है, जैसे कि HIV, एड्स, टीबी, अगर ये सारी बीमारी हुई है तभी वो कंडीशन में WBC का काउंट हमेशा कम रहता है. क्योंकि एड्स का फुल फॉर्म, एनीबडी नो एड्स का फुल फॉर्म? Acquired immunodeficiency syndrome. शाबाश. So what it is specifying? Acquired immunodeficiency. Immunodeficiency मतलब ये जो वायरस है, HIV का जो वायरस है, वो सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम को डेफिशिएंट करता है. डेफिशिएंट मतलब पूरी तरह से कम कर देता है. अभी अपना इम्यूनिटी सिस्टम में कौन काम करता है? हमारा WBC. तो ये हमारे पूरे WBC को ही कम कर देगा. तो एड्स का जो इंसान होता है, जिसको एड्स हुआ है, उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम लो हो जाती है. तो लो होने की वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर n नंबर ऑफ बीमारियां आ सकती हैं. तो एड्स का पर्सन एक बीमारी से नहीं मरता है, n नंबर ऑफ मींस कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी भी बीमारी आसानी से हो सकती है. द रीजन इज इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी लो.
So next, WBC को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं? If you split the word, poly means many, morpho means morphology, means shape. तो हमने देखा है कि अलग अलग टाइप ऑफ WBC का शेप अलग अलग है. अभी आपने डायग्राम भी ड्रॉ किया, यू नो कि हर एक WBC का शेप अलग अलग है. मतलब न्यूट्रोफिल अलग दिखता है, इसिनोफिल अलग दिखता है. इसकी वजह से हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू रेड द टेक्स्ट बुक? कि सिर्फ जो मैंने आपको दिया था वही डायग्राम ड्रॉ किया? किसी ने टेक्स्ट बुक रीड किया था क्या? Anyone has read the textbook or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद आ? Okay, चलो ठीक है. Next, for platelets, this points I have already discussed from the PPT. The last point, which has been given in bold, is again very important. Please note down. तो हमने पढ़ा है कि प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग कराना. ठीक है, उसका डिक्रीज इन नंबर वगैरह सब पढ़ा हमने. Now, what is important, what is extra been given in your textbook over here is they also help in sealing the ruptured blood vessels. अभी जो blood vessels टूट गया है, अभी टूटा है blood vessels, तभी तो bleeding हो रही है. तो जो टूटा हुआ blood vessels है ना, उसको भी ये सील करने में मदद करता है. सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता है. थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग में मदद नहीं करता है, सीलिंग में भी मदद करता है. मतलब जो टूटा हुआ ब्लड वेसल्स है उसको ठीक भी करता है, सील करता है. कैसे करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग. प्लग मतलब ऐसा उसको ब्लॉक करना. प्लेटलेट प्लग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बस. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन. सो प्लेटलेट हेल्प्स इन सीलिंग, बंद करना, सीलिंग ऑफ ब्लड वेसल बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थ्रोम्बस. अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, हाँ, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में थ्रोम्बस करके ऑप्शन दिया रह सकता है. प्लेटलेट प्लग रहेगा तो आप आसानी से समझ सकते हो, पर अगर थ्रोम्बस दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपने इसमें बहुत सारा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देन यू हैव लर्न थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, तो ये आपको ध्यान देना है. Then platelets also secrete serotonin. और कौन सेरोटोनिन बनाता है? और कौन सेरोटोनिन बनाता है? Can anybody tell? कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल या परसों? Basophil. शाबाश, very good. Basophil produces the serotonin which is acting as a vasoconstrictor. Yes, तो यहाँ पे याद रखो कि platelet also produces, secretes the serotonin. ठीक है, तो please do underline that also. Yes, कल हमने क्या पढ़ा था? ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था. As I've told you, there are all 12 clotting factors from 1 to 13 ऐसे होते हैं. 13 होते हैं, पर उसमें से एक फैक्टर एक्टिव नहीं है, इसलिए हम इसको 12 clotting factors बोलते हैं. You can see it has been abbreviated with the Roman numbers, ऐसे 1 to 13 होता है. बट आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए इतना पूरा 13 फैक्टर्स नहीं पढ़ने, क्योंकि 13 फैक्टर्स के बहुत अलग अलग नाम भी है. जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे. पर अभी के लिए सिर्फ एक लाइन दे दिया गया यहाँ पे कि देयर आर टोटल 13 फैक्टर्स, जिसमें से एक फैक्टर इज नॉट एक्टिव. सो 12 फैक्टर्स आर वर्किंग फॉर दिस थिंग. See, they are given up table also, the same thing. यहाँ पे आपको भरना है शायद. Discuss the following with your friends and fill it. So what should be the over here? You know that. अभी ये सब यहाँ पे क्या आना चाहिए? कौन कौन से एंजाइम आने चाहिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन 2, cascade of clotting factor. Cascade means because of which the clotting is going to take place. So यहाँ पे क्या आएगा? प्रोथ्रोम्बिनेज. यहाँ पे क्या आएगा? प्रोथ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन किसकी वजह से बदलता है? किसकी वजह से बदलता है? प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन किसकी वजह से चेंज होता है? Ca2+ hydrolysis. यस. नेक्स्ट, यहाँ पे लास्ट वाला थ्रोम्बिन की वजह से, एंड ब्लड क्लॉट टेक्स प्लेस. So I hope this much is very much clear. Whatever extra was there,
Try to read the textbook and try to underline the important points. Now we will go back to the next topic, which is very, very important topic of this lesson, that is the heart. So how many do you know about the heart? How much do you know about the heart? You tell me first and then I will explain you. Till then I will share the text, my PPT. Tell me, what do you know about the heart? हार्ट मेन ऑर्गन अपने बॉडी का. अच्छा, very good बेटा. Heart is a organ. Okay. और कुछ? हार्ट बहुत पंप maybe करता so है. ब्राउज हाँ? रेडिश ब्राउन कलर का होता है. इस पंप अच्छा. करता है. रेडिश ब्राउन. अच्छा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, पंप करता है. और 4 chambers. yes, 4 chamber heart we are having. 4 chamber क्यों बोलते हैं? Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Very good. We are having 2 atriums and 2 ventricles. And 4 chamber क्यों है? क्योंकि वो properly separated है inside से, अंदर से properly separated है, इसलिए 4 chamber है. Okay. What else do you know about the heart? It can initiate its own electrical signals. SA node, its pacemaker of the heart. Shabash, very good. It is the only organ which can stimulate its own conduction, means contraction and relaxation. मतलब वो खुद से contraction और relaxation कर सकता है. Yes, very good. Any other point? It is made up of cardiac muscles. Very good. It is made up of cardiac muscle. और ये cardiac muscle ही special muscles है जो उसके conduction में मदद करते हैं. Yes. Any other point? is involuntary है. Yes, it is involuntary. हमारे control में नहीं है. Very good. What else, beta? The loved up voice comes by opening and closing of valves present in the heart. Okay, very good. The sound of the heart. Sound of the heart is lub and dub. These things you have already learned in your 10th standard, correct na? What else? अच्छा, अगर heart नहीं होता तो कुछ problem होता है क्या? Yes. क्या Survive नहीं कर problem पाते. होता? Heart का Survive क्या नहीं कर- इतना important role है? Means His so heart blood पूरे body में produce करता. blood circulation. Blood produce. blood circulation करता है. Blood circulation करता है. इसका मतलब heart एक पंप का काम करता है कि नहीं? Yes. Yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब बिल्डिंग्स में रहते हैं, यू नो दैट हम सब अगर 6th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे, 24th फ्लोर पे भी रह रहे हैं तो भी हमारे घर में पानी आ रहा है टैप पे से. तो कैसे आ रहा है ये पानी? बिकॉज ऑफ अ पंप, है ना? हम कितने भी ऊपर रह रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स अगर कोई चीज जा रहा है तो उसको किसकी मदद से जा रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मैजिक ऑफ अ पंप. Similarly, heart is very important and it is a pumping organ. अगर हार्ट नहीं होता तो हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पाता. क्यों? क्योंकि ब्रेन तक ब्लड जाने के लिए उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स जाना है. समझ में आया बेटा? नीचे की बॉडी में तो ब्लड आसानी से जा सकता है बिकॉज इट इज अलोंग द ग्रेविटेशन फोर्स, बट व्हेन समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इट रिक्वायर्स सम पंपिंग ऑर्गन. ठीक है? Similarly, the heart has been provided to pump the blood all over the body, and the special point is to pump the blood against the gravitation force to our brain. So because brain is the important organ of our body, okay, and therefore heart plays a very important role. So when we talk about the heart in detail, the study of heart is called as cardiology. Please note down, study of heart is called as cardiology. Cardiology. C-A-R-D-I-A-L-O-G-Y. Cardiology. Before jumping to the structure of heart, let me give you something. मतलब कुछ 11th के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी. In 11th you have already learned that there are 2 different types of heart. Myogenic heart and neurogenic heart.
टाइप्स ऑफ हार्ट में आपने पढ़ा है देयर आर टू टाइप्स, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स करते हैं, मायो का मतलब होता है मसल्स, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स करते हैं तो उसे हम कहेंगे मायोजेनिक हार्ट। जैसे कि हम सबका हार्ट, हमारे पास कार्डियक मसल्स है जो कि उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराते हैं। कॉकरोच का हार्ट भी मायोजेनिक होता है। पर अगर हम न्यूरोजेनिक की बात करेंगे तो न्यूरोजेनिक का मतलब है जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। एग्जाम्पल द हार्ट ऑफ अ अर्थवर्म। ठीक है, चलो अब हम हार्ट पे आते हैं। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। प्लीज नोट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना बोलती हूँ वो आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज नोट डाउन दैट। सो हार्ट इज mesodermal in origin. We know that हमारा जो भी बॉडी पार्ट्स है either it is mesodermal और ectodermal और endodermal, तो अपना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ही mesodermal in origin है। नेक्स्ट पॉइंट, derived organ located in mediastinum। अब ये मीडियास्टिनम का मतलब क्या है? मैंने जब आपको रेस्पिरेशन बताया था, जब मैंने आपको लंग्स दिखाया था, तो मैंने आपको वहां पे एक जगह दिखाया था, बीच में एक जगह था जहां पे हार्ट अपना लोकेटेड था। तो ये जो जगह है ना, इसी को हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। तो मीडियास्टिनम इज इन बिटवीन टू लंग्स। सो प्लीज नोट डाउन, our organ is located in mediastinum. Mediastinum means in between two lungs. When we talk about the shape, it is hollow. Hollow मतलब अंदर से जगह है, जगह रहेगा तभी तो ब्लड अंदर बाहर आएगा। सो इट इज अंदर से hollow, कोनिकल शेप का है और मस्कुलर है। इसका साइज कितना होता है? one's own fist, one's own fist, एक मुट्ठी के जितना। And we all know that it is broad at the base and narrow at the apex. That is diagram only, you can see. Next important point about the heart is our heart is present in between the two lungs. In between the two lungs है मतलब कि बीच में present है, correct है कि नहीं? पर जो इसका टिल्ट होता है, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि जो इसका टिल्ट है वो किधर हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे टिल्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम है। तो जो इसका टिल्ट है, ऐसा सीधा सीधा हार्ट नहीं होता है। द हार्ट इज हैविंग अ टिल्ट एंड द टिल्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट? कोई बहुत रेयर केसेस में हार्ट जो होता है राइट साइड में टिल्ट होता है, बहुत ही रेयर केसेस है वो। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो का मतलब ही होता है राइट। यू कैन नोट डाउन, if the tilt is on the right hand side, that condition is called as the dextrocardia. 2 years back I was having a student, that girl was dextrocardia, her heart was on the right hand side, tilt was on the right hand side. Again, when we talk about the measure, it will vary in male and female. Yes, weight, sorry, weight. 250 grams in female and 300 grams in male. चलो अब इसके कवरिंग की बात करते हैं। अब हार्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स है, ऑल द ऑर्गन्स आर हैविंग द प्रोटेक्टिव कवरिंग, आइदर अ सिंगल लेयर और अ डबल लेयर। तो हमारा जो हार्ट है, इट इज हैविंग अ डबल लेयर का प्रोटेक्टिव कवरिंग, and that covering is called as a pericardium. You can see the spelling over here, pericardium. अच्छा, I will request all of you to please note down. मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रही हूँ ना, आप उसको नोट डाउन करते जाओ। तो I will dictate you, please note down. Put a heading as covering of heart. All of you are writing now? Covering of heart.
लिखा? Please on your mic so that you can respond. Yes. Yes. Okay. Put a first line. पहला line लिखो. Heart is covered by double layer. Heart is covered या protected by. You can see the sentence from here. Heart is protected or covered by double layer called pericardium. Underline the term pericardium, all of you. Now again in the next line, write down pericardium at the center of your page. और उसको दो पार्ट में डिवाइड करो. उसको दो ब्रांचिंग करो. आप दो ब्रांचिंग करो. एक साइड लिखो फाइब्रस पेरिकार्डियम. फाइब्रस पेरिकार्डियम. और दूसरे साइड क्या लिखोगे? सेरस पेरिकार्डियम. सेरस स्पेलिंग आएगा कि बोलूं मैं बेटा? ये देखो यहाँ पे है. See all of you, I am moving the cursor. At one side write down fibrous pericardium and दूसरे साइड लिखो serous pericardium. इतना लिखा सबने? Yes. Yes. अच्छा, अब फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे लिखो. नीचे लिखो, उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो. फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो. आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर. और वैसे ही सेरस पेरिकार्डियम के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो इनर मोस्ट लेयर. दोनों में फर्स्ट पॉइंट लिख लिया. वापस फाइब्रस के पेरिकार्डियम में आओ सेकंड पॉइंट लिखने के लिए. फाइब्रस पेरिकार्डियम में सेकंड पॉइंट टफ inelastic. Tough inelastic made up of fibrous connective tissue. Made up of fibrous connective tissue. लिखा टफ इनइलास्टिक मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो क्योंकि वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है इसीलिए हमने उसका नाम फाइब्रस पेरिकार्डियम दिया है. अभी सेरस में आओ. सेरस में आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा ही था इनर मोस्ट लेयर. उसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? अगेन इट इज मेड अप ऑफ 2 layers. मेड अप ऑफ 2 layers. दो पार्ट में डिवाइड करो, उसमें भी वापस दो ब्रांचिंग करो. मेड अप ऑफ 2 layers जहां पे लिखा ना उसको वापस अब दो ब्रांचिंग करो. उसके एक साइड लिखो पैराइटल लेयर और दूसरे साइड लिखोगे विसरल लेयर. पैराइटल लेयर, विसरल लेयर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट उसके अंदर ही उसी के नीचे लिखोगे जहां पे आपने पैराइटल लेयर विसरल लेयर लिखा है ना उसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो. उसी के नीचे. मैम सेरस पेरिकार्डियम का सेकंड पॉइंट रिपीट करो ना. सेकंड पॉइंट बोला मैंने इट इज मेड अप ऑफ 2 layers. यस मैम. डन. मेड अप ऑफ 2 layers. हाँ मैम हो गया. एक साइड लिखा पैराइटल और दूसरे साइड लिखा विसरल. एक साइड लिखो पैराइटल लेयर. हमने बोला ना वो 2 लेयर है तो कौन से 2 लेयर है वो नाम देखो. पैराइटल और विसरल का स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो स्क्रीन पे.
नेक्स्ट पॉइंट उसी के नीचे लिखो, बोथ द लेयर्स आर सेपरेटेड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड। वैसे किसका पॉइंट है? जहां पे आपने बेटा पैराइटल और विसरल लिया है ना, सी आई डोंट हैव एनोटेशन टू डू, देयरफॉर आई एम डिक्टेटिंग यू। आपने पैराइटल लिखा, विसरल लिखा, यस ये सब सेरस yes. के नीचे ही लिखना है, ये सारा चीज आपको सेरस के नीचे ही लिखना है, समझा? ये सारा पॉइंट्स अभी जो मैं बता रही हूँ ना, Yes. सेरस के नीचे ही आएगा। फाइब्रस वाला पॉइंट हो गया, फाइब्रस में सिर्फ वही 2 ही पॉइंट ही था। अभी जो पॉइंट्स अब लिखते जाओगे सब सेरस के नीचे ही लिखोगे। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर का ही पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आप नीचे लिख रहे हो कि बोथ द लेयर्स आर सेपरेटेड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड। Sorry, both the layers are separated by pericardial space. Both the layers are separated by pericardial space. Underline pericardial space. मिस रिपीट करो। Both the layers are separated by, both the layers मतलब कौन से लेयर, पैराइटल एंड विसरल Parietal लेयर। and अगर आपको visceral. लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। So both the layers are separated by pericardial space. Underline the term pericardial space. Continue the sentence. Filled with pericardial fluid. Filled with pericardial fluid. Again underline the term pericardial fluid. Write down in the bracket how much this pericardial fluid is present. It is about 50 ml. मिस रिपीट करो। Filled with pericardial fluid, in bracket about 50 ml. Filled with pericardial fluid, in bracket about 50 ml. Done? Yes. अब वो लाइन छोड़ दो और नेक्स्ट लाइन में लिखो फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्क क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, अगर ये 1 मार्क के लिए पूछा तो 2 पॉइंट्स लिखना होता है। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, क्या काम है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का। सबसे पहला पॉइंट, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। यू कैन सी द स्पेलिंग फ्रॉम हियर, आई एम मूविंग द कर्सर। फर्स्ट पॉइंट है इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है, या इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है क्या हार्ट को? नो। मतलब जब आप बहुत टेंशन में हो, बहुत डर गए हो, तो आपका हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है ना, एकदम फास्ट बीट करता है, या फिर आप बहुत दौड़ कर आए हो तो उस टाइम पे हार्ट को कोई जर्क नहीं लगना चाहिए, कोई शॉक नहीं लगना चाहिए, इससे ये बचाता है। तो इट इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। थर्ड पॉइंट, keeps the heart moist and act as a lubricant। lubricant का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास साइकिल होगी घर में या बाइक होगी तो उसमें ग्रीस डाला जाता है ना, ग्रीस से क्या होता है, वो स्मूथली चलता है, बिना कोई फ्रिक्शन के चलता है। तो लुब्रिकेंट भी वही होता है। लुब्रिकेंट मतलब
जिससे कि मॉइस्ट रहने की वजह से कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। मैम थर्ड पॉइंट रिपीट करो ना। देखो ना बच्चा, यहाँ पे ही है, इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट एंड एक्ट एज लुब्रिकेंट। कैन यू सी? यस मैम। It keeps the heart moist and act as lubricant. इतना सबका लिख के हो गया बेटा? Yes. यस मैम। तो again let me explain you कि what I have given you in writing. देखो, अपना हार्ट है, उसके ऊपर कवरिंग है। मैं अभी सिर्फ कवरिंग की बात कर रही हूँ, हार्ट तक हम पहुंचे ही नहीं है। हम हार्ट के ऊपर के कवरिंग की बात कर रहे हैं। हार्ट के ऊपर अभी आप अपने नोट्स में भी देखते जाओ, जो आपने लिखा है बराबर लिखा है कि नहीं। अपने हार्ट में 2 लेयर का कवरिंग है, डबल लेयर का कवरिंग है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। तो पेरी मतलब हार्ट के आजू बाजू में जो कवरिंग है, इसीलिए इसका नाम है पेरिकार्डियम। ठीक है। अब ये पेरिकार्डियम मैंने बोला डबल लेयर है, तो डबल लेयर है मतलब उसके 2 लेयर्स हैं। तो आप अब इस डायग्राम को देखो, ये बाहर वाला जो मोटा डायग्राम दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस। और अंदर वाला जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम। और यहाँ से हार्ट शुरू हो रहा है। तो ये जो ऊपर वाला लेयर है ना, ये पेरिकार्डियम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पेरिकार्डियम है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम। अब ऊपर वाला जो लेयर है वो टफ होता है, इनइलास्टिक होता है, और वो क्योंकि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस पेरिकार्डियम। पर जब हम अंदर वाला लेयर देखते हैं, सेरस पेरिकार्डियम, सेरस में भी 2 लेयर्स है। सेरस में भी 2 लेयर है। एक है पैराइटल लेयर जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, और अंदर वाला जो दिख रहा है दैट इज विसरल लेयर। तो विसरल लेयर को मैं बोल सकती हूँ कि इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हार्ट। बोल सकती हूँ कि नहीं? यस। आप देख सकते हो ये विसरल लेयर जो है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हार्ट। तो बाहर वाला पैराइटल लेयर है और अंदर वाला विसरल है। तो विसरल, आई कैन से दैट इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हार्ट का वॉल, हार्ट के वॉल से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में, पैराइटल और विसरल के बीच में, हमें एक स्पेस नजर आ रहा है, जो आपको ब्लैक कलर का थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिस स्पेस। ये स्पेस को हमने बोला है पेरिकार्डियल स्पेस। और इसी के अंदर, ये स्पेस खाली तो नहीं होगा ना, इसमें कोई फ्लूइड भरा होगा। तो इस फ्लूइड का नाम भी हमने क्या रखा? पेरिकार्डियल फ्लूइड रखा। ये फ्लूइड कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली सबके अंदर 50 ml का ये फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड का काम क्या है? अभी आपने जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है उसका फंक्शन, कि शॉक एब्जॉर्बन का काम करता है, इंजरी से बचाता है, मॉइस्ट रखता है, लुब्रिकेंट करवाता है, एक्सेट्रा। इज दैट वेरी क्लियर? वॉल्स ऑफ हार्ट, Yes. सॉरी, Yes. कवरिंग ऑफ हार्ट। अब देखो, अब हम हार्ट की तरफ चलेंगे। अब हम अगर हार्ट को देखेंगे तो हार्ट में भी 3 लेयर के कवरिंग होते हैं। अब तक हमने हार्ट के ऊपर का कवरिंग पढ़ा। अब हम हार्ट को जब पढ़ने जाएंगे तो हार्ट में भी 3 लेयर्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द हार्ट का वॉल। सो प्लीज राइट डाउन वॉल्स ऑफ हार्ट या फिर हार्ट वॉल। For heart na beta, I will give you in writing because it will be difficult for you all to understand. So write down heart wall या फिर wall of heart भी आप लिख सकते हो। Again make 3 branching, उसको heart of wall को 3 पार्ट में डिवाइड करो। When you learn the thing in a flow table form na, it will become easy. Wall of heart को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले वाले में लिखो एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। बीच वाले ब्रांचिंग में लिखो मायोकार्डियम, और लास्ट वाले ब्रांचिंग में लिखो एंडोकार्डियम। सी द स्पेलिंग फ्रॉम द स्क्रीन। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम।
एपिकार्डियम के नीचे लिखो, एपिकार्डियम के नीचे लिखो, मेड अप ऑफ सिंगल फ्लैट स्क्वैमोस एपिथेलियम, मेड अप ऑफ सिंगल कॉमा फ्लैट स्क्वैमोस एपिथेलियम। अभी एपिथेलियम है मतलब कि रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन में, दैट इज अंडरस्टूड, तो ये इतना ही भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। क्या लिखा आपने एपिकार्डियम के लिए? मेड अप ऑफ सिंगल कॉमा फ्लैट स्क्वैमोस एपिथेलियम। मायोकार्डियम के नीचे लिखो, मिडिल थिक लेयर formed of cardiac muscle, underline cardiac muscle, मिस रिपीट करो। मिडिल थिक लेयर, मायोकार्डियम का बात बता रही हूं मैं, मायोकार्डियम में लिखो मिडिल थिक लेयर, see the on the screen I am moving the cursor beta, that will be easy for you to understand. Middle thick Yes. layer made up of cardiac muscle, underline the word cardiac muscle. मायोकार्डियम में दूसरा पॉइंट भी लिखो, write down the second point. In myocardium, it helps in contraction and relaxation of heart. It helps in contraction and relaxation of heart. डन मैम। एंडोकार्डियम में भी आप वही पॉइंट लिखोगे जो आपने एपिकार्डियम में लिखा, वही सेम पॉइंट लिखो, सिंगल कॉमा फ्लैट स्क्वैमोस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल, सेम पॉइंट जो एपिकार्डियम में आपने पॉइंट लिखा ना, वही सेम पॉइंट एंडोकार्डियम में लिखोगे, मेड अप ऑफ सिंगल कॉमा फ्लैट स्क्वैमोस एपिथेलियम। Second point in endocardium. Second point. Second point in endocardium, you will write down protective in function. Protective in function. और एपिकार्डियम में भी सेकेंड पॉइंट वही लिखोगे, मतलब एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम का दोनों पॉइंट सेम होगा। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन दोनों, एपिकार्डियम एज वेल एज एंडोकार्डियम बोथ। Understood? Again, I will repeat. See whether check whether you have written correctly. We are talking about the wall of heart or the heart wall. I've told you to make in 3 parts. In the first branching, I've told you to write down epicardium. In the second branching, myocardium, and in the last branching, endocardium. For epicardium, I've told you it is made up of single flat squamous epithelium, and the second point is protective in function. For myocardium, I've told you it is middle thick layer formed of cardiac muscles. Next point I've told you it helps in contraction and relaxation of heart. Again for endocardium, I've told you to write down the same thing, made up of single flat squamous epithelium and protective in function. Have you all written in a same form? Yes. Yes, ma'am. So now you can understand also with the meaning. देखो वापस आप उसी से समझ भी सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हो हार्ट के 3 लेयर्स है। हाँ, ऊपर वाला क्या है? एपिकार्डियम। ये बीच वाला जो मोटा लेयर है मिडिल थिक लेयर, हमने लिखा है ना मिडिल थिक लेयर, तो ये जो मोटा वाला लेयर है दैट इज द कार्डियक मसल वाला, दैट इज मायोकार्डियम, और फिर सो अंदर वाला लेयर है दैट इज द एंडोकार्डियम।
You can see ट्रेबैक्यूले कार्ने. We will be learning ये ट्रेबैक्यूले कार्ने क्या है. जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना हार्ट का तब आपको समझ जाएगा ट्रेबैक्यूले कार्ने क्या है. Those who want to note down, you can note down कि एपिकार्डियम का जो स्क्वेमोस एपिथेलियम है उसे मीजोथेलियम भी कहा जाता है. That is extra thing. Those who want to note down, they can. Otherwise, it is not compulsory for the board exams. देखो दोनों भी स्क्वेमोस एपिथेलियम से बना है ना, एपिकार्डियम भी और एंडोकार्डियम भी. तो एपिकार्डियम का जो स्क्वेमोस एपिथेलियम है ना उसे एक नाम दिया गया है, उसे हम बोल सकते हैं मीजोथेलियम. और एंडोकार्डियम का जो स्क्वेमोस एपिथेलियम है उसे हम एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं. सो मीजोथेलियम, एंडोथेलियम. अंडरस्टूड? Yes. Yes. Okay. Now I will just tell you in brief, not writing. Next lecture में मैं आपको writing part दूंगी. मैं सिर्फ ऐसे ही general points बता रही हूँ about the heart which you already know. So we know that our heart is 4 chamber, है ना. Upper 2 chambers are called as atria and lower 2 chambers are called as what? Ventricles. Atria छोटा होता है और ventricle बड़ा होता है. Atrias are small and ventricles are big. ये पॉइंट अभी आप अच्छी तरह से याद कर लो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए काम में आएगा. कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में, हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सा टाइप का ब्लड रहता है? एनीबडी नोज? राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? Deoxygenated. वेरी गुड. Deoxygenated. सो प्लीज ये अपने दिमाग में फिट कर लो. आप हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. डीऑक्सीजनेटेड मतलब बिना ऑक्सीजन वाला, मतलब विथ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ही हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. डी मीन्स विदाउट ऑक्सीजन. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है बिना ऑक्सीजन वाला. तो उसमें होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सो deoxygenated blood on our right hand side. Right side of the heart carries deoxygenated and left side of the heart carries oxygenated blood. Please ये अपने दिमाग में फिट कर लो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप फिट करोगे वो ये है कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे हार्ट का, तो आपके राइट हैंड साइड में, जो आपका राइट साइड है, उस साइड आप लेबलिंग करोगे लेफ्ट हार्ट का, और जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पे आप लेबलिंग करोगे राइट साइड का. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लो. While drawing the diagram of a heart, on your right hand side you will be labeling the left side of the heart, and on your right hand side you will be labeling the right side of the heart. But this condition is applicable for the ventral view of heart. Ventral view of heart, you are having different views of heart. वेंट्रल व्यू, डॉर्सल व्यू. तो जनरली नॉर्मली वेंट्रल व्यू ही हम ड्रॉ करते हैं. तो वेंट्रल व्यू जब भी आप ड्रॉ करोगे हार्ट का, तो मैं अगर किसी का वेंट्रल व्यू ड्रॉ कर रही हूँ हार्ट का, तो मेरा राइट हैंड साइड विल बी सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड, है ना. मैं अगर किसी के सामने खड़ी हूँ, तो अगर मैं किसी चीज को देख के, कोई इंसान को ड्रॉ कर रही हूँ देखकर, तो मेरा राइट हैंड साइड विल बी सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड. तो आप ऐसे सोच के ड्रॉ करो वेंट्रल साइड. पर अगर सामने वाला इंसान डॉर्सल हो गया, पीछे घूम गया, तो मेरा राइट हैंड साइड विल बी सामने वाले का राइट हैंड साइड, मेरा लेफ्ट हैंड साइड विल बी सामने वाले का लेफ्ट हैंड साइड. अगर वो सामने वाला इंसान टर्न हो गया तो वैसे आप याद रखो कि अगर हम डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट बना रहे हैं तो फिर ये लेबलिंग सेम हो जाएगा, मींस राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट. पर जनरली नॉर्मली हम वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट ही ड्रॉ करते हैं. ठीक है. Okay, so बाकी का सारा चीज I will be explaining you in the next class. We will just see all the things. अपने हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं. अपर 2 चेम्बर्स आर एट्रिया. एट्रिया को ऑरिकल्स भी कहा जा सकता है, ऑरिकल्स. एंड लोअर 2 चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है. ठीक है. एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर बीन सेपरेटेड बाय अ सेप्टम. सेप्टम का मतलब बायो में होता है वॉल, वॉल दीवार. सेप्टम का मतलब होता है दीवार या वॉल. ठीक है. There are different types of walls in our heart: bicuspid wall, tricuspid wall, 3 semilunar walls. तो ये सारे चीजें I will be explaining you in the next class.
Is that very clear? If possible, to y'all, if possible, you can read the textbook so that the things will be understood nicely and easily. ठीक है? अगर आप टेक्स्ट बुक में से हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ के रखोगे, एक्सटर्नल व्यू ऑफ हार्ट एंड इंटरनल व्यू ऑफ हार्ट, अगर आप इतना पढ़ के रखोगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, so the things will become easy for you to understand and for me to explain. Got it, all of you? Yes, ma'am. So anybody is having any doubt today? किसी को कुछ डाउट है क्या? I think so I should share the textbook only. So my motive is कि each and every line of the textbook should be covered. ताकि आपको ऐसा कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि ये लाइन नहीं डिस्कस किया, इस बारे में नहीं पता चला. और ये जो भी पॉइंट्स है बेटा, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो ये जो क्यूरियोसिटी वाला कॉलम है ना, इसको भी थोड़ा सा आप सर्च करते रहो इंटरनेट से. सो इट विल क्रिएट इंटरेस्ट इन यू एंड यू विल गेन द नॉलेज ऑल्सो. सो क्यूरियोसिटी वाला एंड डू यू नो में जहाँ पे टेक्स्ट बुक ने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया है. अभी जैसे इंटरनेट माय फ्रेंड में आपको ढूंढने के लिए बोला है, पर जहाँ पे भी डू यू नो वाला दिया है पैराग्राफ, जहाँ पे टेक्स्ट बुक ने गवर्नमेंट ने आपको खुद से बता के दिया है, डू यू नो वाला कॉलम यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने खुद से बता के दिया है. तो जहाँ पे खुद से बता के दिया है ना, उसमें से तो 100% क्वेश्चंस आएंगे. समझा आपको? थिंक अबाउट इट में से चांसेस कम है, बट डू यू नो में जहां पे टेक्स्ट बुक ने ऑलरेडी आपको नॉलेज दिया है, वहां से तो 100% क्वेश्चंस आएंगे. इज दैट वेरी क्लियर? सो डोंट नेग्लेक्ट दैट बॉक्सेस आल्सो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स व्हिच हैज बीन गिवन. इंटरनेट माय फ्रेंड में से जो भी है, whenever you get free time, थोड़ा बहुत you can just find out, not only for bio, for all the subjects. Is that very clear to all of you, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I think so we will stop over here. In the next class we will be learning about the external structure of heart. Okay? So bye beta. Bye, ma'am. Bye beta. Bye.